नमस्कार, महीना के खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप जगत से जुड़ी कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के अलावा विवादों से जुड़ी खबरों की भी पूरी जानकारी देते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। फिनटेक कंपनी पेटीएम को लेकर इस हफ्ते खबरों का अंबार था। रेवेन्यू सेक्रेटरी के मुताबिक अगर पेटीएम में पैसों की हेराफेरी का शक होता है तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को जांच का जिम्मा सौंपा जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग और बेटिंग के आरोप लगने के बाद ईडी 2021 से पेटीएम की जांच पहले से ही कर रहा है। इस बीच बीते शुक्रवार को बाजार बंद होते होते मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी की 0.8% हिस्सेदारी 487 रुपये 20 पैसे के भाव पर खरीदी थी। लेकिन इस डील के बावजूद सोमवार 5 फरवरी को शेयर में फिर से 10% का निचला सर्किट लगा। खबर यह भी थी कि मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए कंपनी तमाम कोशिशें भी कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेटीएम अपना वॉलेट कारोबार बेच सकती है। इसके लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी जीएफएसएल और एचडीएफसी बैंक के साथ कंपनी की बातचीत चल रही है। इन सब खबरों के बीच 5 फरवरी को पेटीएम का शेयर 438 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ, जो कि शेयर का रिकॉर्ड निचला स्तर है। वहीं जियो फाइनेंशियल का शेयर 15.2% की बढ़त के साथ 292 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ और दिन के दौरान शेयर ने 295 रुपये 70 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। 6 फरवरी को खबर आई कि आरबीआई की कार्रवाई से पहले कंपनी ईडी के रडार पर आ चुकी थी, क्योंकि ईडी को शक था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए फेमा नियमों का उल्लंघन हो रहा था और इसको लेकर ईडी ने करीब 2 महीने पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए हुए लेन देन को लेकर रिजर्व बैंक से जानकारी भी मांगी थी। ऐसा भी पता चला है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कई खाते पैन नंबर के गलत इस्तेमाल के जरिए चल रहे थे और कई खातों की केवाईसी तक नहीं हुई थी। इन सब वजह से आरबीआई ने पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही इस कंपनी के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को छोड़ दूसरे बैंकों के साथ करार करना मुश्किल होगा, क्योंकि करार से पहले दूसरे बैंक आरबीआई से इस बात का भरोसा चाहते हैं कि इस डील के बाद उन पर कोई आंच नहीं आएगी। इसके अलावा सोमवार रात को ही जीएफएसएल ने सफाई जारी कर कहा कि उसकी पेटीएम के साथ डील को लेकर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। इन सब खबरों के बीच 6 फरवरी को पेटीएम का शेयर 10% के निचले सर्किट पर खुला, लेकिन 3.25% की बढ़त के साथ 452 रुपये 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 7 फरवरी को मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर थी कि पेटीएम के फाउंडर और एमडी विजय शेखर शर्मा ने वित्त मंत्री और आरबीआई के अधिकारियों के साथ मुलाकात की है, ताकि वो अपना स्टैंड क्लियर कर सकें, अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कर सकें। और माना जा रहा है कि उन्होंने आरबीआई से 29 फरवरी की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग भी की है। 7 फरवरी को पेटीएम के शेयर में 10% के ऊपरी सर्किट पर 496 रुपये 25 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। 8 फरवरी को खबर आई कि फिनटेक कंपनी पेटीएम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। देश भर में करीब 42% मर्चेंट्स पेटीएम के जरिए पेमेंट लेना बंद कर चुके हैं और अतिरिक्त 20% आगे पेमेंट लेना बंद कर सकते हैं। खबर यह भी है कि जो बैंक या कंपनी भविष्य में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को खरीदेगा वो मर्चेंट्स का नए सिरे से केवाईसी कर सकता है। उधर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी सीडीएसएल ने पेटीएम की सहयोगी कंपनी पेटीएम मनी की केवाईसी प्रक्रिया का रिव्यू करने की योजना तैयार की है। पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर आरबीआई ने कहा कि कार्रवाई से पहले कई बार पेटीएम को आगाह किया जा चुका था। साथ ही आरबीआई ने कंपनी को किसी भी तरह की राहत देने से भी इनकार कर दिया और कहा कि मामला पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ा है, इससे पेटीएम ऐप का कोई लेना देना नहीं है। इन सब खबरों के बीच 8 फरवरी को पेटीएम का शेयर 10% के निचले सर्किट पर 446 रुपये 65 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। दूसरी खबर, अदानी समूह ने अपना एयरपोर्ट कारोबार अलग करने का फैसला किया है। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स का ऑपरेशन फिलहाल फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के अधीन चलता है, लेकिन अगले 3 से 5 सालों के दौरान इसे अदानी एंटरप्राइजेस से अलग किया जाएगा। ग्रुप का मकसद देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट होल्डिंग कंपनी बनना है। फिलहाल जीएमआर एयरपोर्ट्स के बाद ये दूसरे स्थान पर है। खबर के चलते अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 0.5% की बढ़त के साथ 3,175 रुपये 25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 6 फरवरी को खबर आई कि क्रिसिल ने अदानी पावर की बैंक लोन से जुड़ी रेटिंग्स को अपग्रेड कर दिया है। क्रिसिल ने इन लोन्स की रेटिंग को बढ़ाकर AA- कर दिया है और आउटलुक को स्टेबल बरकरार रखा है। 7 फरवरी को खबर थी कि अदानी ग्रीन एनर्जी की डॉलर बॉन्ड्स के जरिए $50 करोड़ जुटाने की योजना है। जनवरी 2023 में जारी हुई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी समूह की ओर से ये पहला डॉलर बॉन्ड इशू होगा। रकम जुटाने के लिए कंपनी की एक अमेरिकी फर्म समेत कई विदेशी बैंकों से बातचीत जारी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के बाद समूह को अंबुजा सीमेंट एसीसी की खरीद से जुड़े कर्ज की रीफाइनेंसिंग की प्रक्रिया को रोकना पड़ा था। 7 फरवरी को अदानी ग्रीन का शेयर 8.25% की बढ़त के साथ 1,872 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।
9 फरवरी को खबर आई कि अदानी एंटरप्राइजेस ने इंट्रासिटी मोबिलिटी इलेक्ट्रिफिकेशन में एंट्री ले ली है। दरअसल इस कंपनी ने CESL के 3600 ई बसों के ऑर्डर के लिए बोली जमा की है। इसके अलावा लैंको अमरकंटक पावर के लिए अदानी पावर ने बोली जीत ली है। अदानी पावर ने इस कंपनी के लिए बोली की रकम को बढ़ाकर 4100 करोड़ रुपए किया था। 9 फरवरी को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 1.5% और अदानी पावर का शेयर करीब 0.25% की बढ़त के साथ 568 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, FMCG सेक्टर में अपना दबदबा बनाने के बाद अब बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद की नजरें IT सेक्टर पर भी हैं। इसके लिए कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करने को भी तैयार है। असल में पतंजलि ने कर्ज में फंसी सॉफ्टवेयर कंपनी रूल्टा इंडिया को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। इसके लिए उन्होंने लगभग 830 करोड़ रुपए का ऑफर भी पेश किया है। 5 फरवरी को पतंजलि समूह की लिस्टेड कंपनी पतंजलि फूड्स का शेयर करीब 2.25% गिरकर 1526 रुपए 50 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, कोरियाई कंपनी हुंडई मोटर्स अपनी भारतीय इकाई हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड यानी HMIL को भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट कराने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली तक हुंडई की भारतीय इकाई शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती है और ये 20,000 करोड़ रुपए का IPO लॉन्च कर सकती है, जो कि देश का सबसे बड़ा IPO होगा, यानी कि LIC से भी बड़ा होगा। भारतीय ऑटो बाजार में मारुति के बाद हुंडई सबसे ज्यादा कारें बेचती है। पांचवी खबर, कंसकंड में फंसी वाडिया समूह की एयरलाइन कंपनी गोफर्स्ट को इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त 2 महीने का समय मिल सकता है। प्रक्रिया पूरी करने के लिए NCLT ने कंपनी को 3 महीने का समय पहले ही दिया था, लेकिन वो मियाद 4 फरवरी को खत्म हो गई है और 4 फरवरी तक कंपनी को कोई खरीदार नहीं मिल पाया है। गोफर्स्ट मई 2023 की शुरुआत से बंद पड़ी हुई है। इस खबर के चलते 5 फरवरी को गोफर्स्ट की प्रोमोटर ग्रुप कंपनियों में से एक बॉम्बे बर्मा का शेयर करीब 3% गिरकर 1659 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। छठी खबर, टाटा समूह की कंपनी टाटा मेटालिक्स के शेयर में 5 फरवरी को बाजार बंद होने के बाद से ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई। टाटा स्टील के साथ मर्जर के चलते 6 फरवरी से इस शेयर में कारोबार नहीं होगा, क्योंकि दोनों कंपनियों के मर्जर के लिए 6 फरवरी रिकॉर्ड डेट तय की गई थी। इस मर्जर के तहत टाटा मेटालिक्स के शेयरधारकों को अपने 10 शेयरों के बदले में टाटा स्टील के 79 शेयर मिलेंगे। 5 फरवरी को टाटा मेटालिक्स का शेयर करीब 1.5% चढ़कर 1106 रुपए 20 पैसे पर और टाटा स्टील का शेयर 2% से ज्यादा चढ़कर 141 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। 7 फरवरी को TRF के शेयर में कारोबार के शुरुआती 1 घंटे में ही 20% का ऊपरी सर्किट लग गया। असल में टाटा स्टील की ओर से इस कंपनी के साथ अपने मर्जर प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है, क्योंकि टाटा स्टील के मुताबिक इस कंपनी के कारोबार में वैसे ही काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिला है। TRF के शेयरधारकों को अपने 10 शेयरों पर टाटा स्टील के 17 शेयर मिलने वाले थे, जो कि उस समय के हिसाब से 53% के डिस्काउंट पर था। सितंबर 2022 में टाटा स्टील ने TRF समेत कुल 7 कंपनियों के खुद में विलय को मंजूरी दी थी। 7 फरवरी को TRF का शेयर 20% ऊपर 327 रुपए 70 पैसे पर और टाटा स्टील का शेयर हल्की गिरावट के साथ 144 रुपए 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। अगली खबर, 6 फरवरी को BLS ई सर्विसेज के IPO की बाजार में लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग बेहद शानदार रही। 135 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले NSE पर BLS ई सर्विसेज का शेयर 305 रुपए पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस की तुलना में करीब 126% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। इस IPO को निवेशकों से कुल 162 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन मिला था, जिससे इस कंपनी ने 311 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। 6 फरवरी को कारोबार के अंत में BLS ई सर्विसेज का शेयर 171% की दमदार बढ़त के साथ 366 रुपए पर बंद हुआ, जो कि 305 रुपए के ओपनिंग प्राइस से 20% ऊपर है। 8वीं खबर, डायग्नोस्टिक्स सेवाएं देने वाली कंपनी थायरोकेयर ने सोमवार शाम को चेन्नई की थिंक हेल्थ डायग्नोस्टिक्स की 100% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। हालांकि इन दोनों कंपनियों ने इस सौदे की रकम का खुलासा नहीं किया है। 1 फरवरी 2024 को हुए शेयर परचेस एग्रीमेंट के जरिए थायरोकेयर की घर पर ECG सेवाएं देने के डोमेन में एंट्री हो गई है। 6 फरवरी को खबर के चलते थायरोकेयर का शेयर करीब 1% गिरकर 609 रुपए 80 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 9वीं खबर, गारमेंट्स बनाने और एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी SP अपैरल्स ने जॉकी और मार्क्स एंड स्पेंसर के लिए इंटीमेट वेयर बनाने वाली कंपनी यंग ब्रांड अपैरल प्राइवेट लिमिटेड यानी YBAPL में पूरा हिस्सा खरीदने के लिए करार किया है। इसके अलावा SP अपैरल्स की ओर से बन्नारी अमान शुगर्स की गारमेंट यूनिट को 223 करोड़ रुपए में खरीदा जाएगा। 6 फरवरी को बन्नारी अमान का शेयर करीब 1/4% गिरकर 2376 रुपए 60 पैसे के स्तर पर और SP अपैरल्स का शेयर करीब ½ की बढ़त के साथ 592 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर 634 रुपए 95 पैसे तक भी उछल गया था। 10वीं खबर, बैंकिंग रेगुलेटर RBI ने HDFC बैंक समूह को 6 बैंकों में हिस्सा खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है। इन 6 बैंकों में इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक,
आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक और येस बैंक के नाम शामिल है। आरबीआई ने इन बैंकों में समूह को हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.5% तक करने की मंजूरी दी है और ये हिस्सेदारी खरीदने के लिए समूह की एंटिटीज को आरबीआई से 1 साल का समय मिला है, जो कि 4 फरवरी 2024 से लागू है। इन एंटिटीज में एचडीएफसी बैंक समेत म्यूचुअल फंड्स, ट्रस्टीज और प्रोमोटर ग्रुप कंपनियां शामिल हैं। एचडीएफसी बैंक ने इन बैंकों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 18 दिसंबर 2023 को आरबीआई के पास आवेदन दाखिल किया था। खबर के चलते 7 फरवरी को येस बैंक का शेयर 20% के ऊपरी सर्किट पर 30 रुपये 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 11वीं खबर, नवीन जिंदल की अगुवाई वाली स्टील कंपनी जेएसपीएल की सब्सिडरी जिंदल पावर ने कोल पावर प्लांट के लिए 14,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। पूर्वी क्षेत्र में केएसके महानदी प्लांट के लिए ये बोली लगाई गई है, जिसको खरीदने की दौड़ में अदानी पावर और वेदांता पहले से ही शामिल हैं। खबर के चलते 7 फरवरी को अदानी पावर का शेयर 3.5% चढ़कर 569 रुपये और जेएसपीएल का शेयर मामूली गिरावट के साथ 780 रुपये 70 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 804 रुपये 45 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। 12वीं खबर, वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के कमजोर नतीजों के बाद रेटिंग एजेंसी मूडीज ने यूपीएल की रेटिंग को घटाकर BA1 कर दिया है और आउटलुक को नेगेटिव बरकरार रखा है। इससे पहले मूडीज ने इस कंपनी को Baa3 की रेटिंग दी थी। मूडीज के मुताबिक यूपीएल की छोटी अवधि की फाइनेंसिंग पर भारी निर्भरता बड़ी चिंता का विषय है। रेटिंग घटने की खबर से 7 फरवरी को यूपीएल का शेयर करीब 1% गिरकर 477 रुपये 70 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 13वीं खबर, इंश्योरेंस सेक्टर के रेगुलेटर इरडा ने एक्सिस बैंक की ओर से मैक्स लाइफ में निवेश को मंजूरी दे दी है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की ओर से एक्सिस बैंक को 14.25 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अनुसार एक्सिस बैंक इस कंपनी में 1,612 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इस निवेश प्रस्ताव को लेकर बैंक को सीसीआई और पीएफआरडीए से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। 7 फरवरी को मैक्स लाइफ की पेरेंट कंपनी मैक्स फाइनेंशियल के शेयर में 5% से ज्यादा की बढ़त के साथ 959 रुपये 85 पैसे पर और एक्सिस बैंक का शेयर 2% से ज्यादा उछलकर 1,072 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। 14वीं खबर, दवा बनाने वाली कंपनी मैनकाइंड फार्मा के करीब 65 लाख शेयरों यानी 1.62% हिस्से की कुल 24 ब्लॉक डील्स हुई। इन ब्लॉक डील्स में 3 प्रमोटर्स ने 2,107 रुपये 35 पैसे के भाव पर अपने करीब 65 लाख शेयर बेचे हैं, जो कि कंपनी की 1.6% हिस्सेदारी के बराबर है। इन 3 प्रमोटर्स में अर्जुन जुनेजा ने करीब 24 लाख शेयर, पूजा जुनेजा ने करीब 23 लाख शेयर और शीतल अरोड़ा ने करीब 18.25 लाख शेयर बेचे हैं, जिसकी वैल्यू 1,367 करोड़ रुपए आंकी गई है। खरीदारों की सूची में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, एसबीआई म्यूचुअल फंड, सोसाइटी जनरल के नाम शामिल हैं। सेबी के न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों को पूरा करने के लिए ये हिस्सेदारी बेची गई है। फिलहाल प्रमोटर्स की इस कंपनी में 76.5% हिस्सेदारी है, जो इस सौदे के बाद घटकर 75% के नीचे आने का अनुमान है। सौदे के बाद 8 फरवरी को मैनकाइंड फार्मा का शेयर करीब 6.25% चढ़कर 2,250 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर ने 2,297 रुपये 40 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। अगली खबर, देश की 2 बड़ी फर्टिलाइजर कंपनियों ने मर्जर का ऐलान किया है। मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने अपने खुद के कारोबार को पैरादीप फॉस्फेट्स में जोड़ने का फैसला लिया है। इस मर्जर के तहत मैंगलोर केमिकल के शेयरधारकों को अपने 100 शेयरों के बदले में पैरादीप फॉस्फेट्स के 187 शेयर मिलेंगे। मर्जर के बाद नई कंपनी 3.6 MMTPA की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के साथ देश की सबसे बड़ी निजी फर्टिलाइजर कंपनियों में से एक हो जाएगी। मर्जर की खबर से मैंगलोर केमिकल का शेयर 8% चढ़कर 129 रुपये 45 पैसे और पैरादीप फॉस्फेट्स का शेयर करीब 9.25% की मजबूती के साथ 82 रुपये 35 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 16वीं खबर, टाटा कम्युनिकेशंस के शेयर में 8 फरवरी को 4.5% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। असल में भारतीय बिजनेसेस के लिए कोलैबोरेशन और कनेक्टिविटी से जुड़े विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ इस कंपनी ने पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप का उद्देश्य देश में ऑपरेट करने वाले बिजनेसेस के लिए कोलैबोरेशन टूल्स, खासकर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में लचीलापन लाना है। खबर के चलते 8 फरवरी को टाटा कम्युनिकेशन के शेयर में करीब 4.25% की मजबूती के साथ 1,757 रुपये 95 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। 17वीं खबर, गुरुवार 8 फरवरी को आईटीसी के शेयर ने 5% से ज्यादा का गोता लगाया। दरअसल आईटीसी के सबसे बड़े शेयर होल्डर ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको यानी BAT वो इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाने की योजना पर काम कर रही है। आपको बता दें कि BAT की आईटीसी में फिलहाल 29% हिस्सेदारी है और वो इस हिस्सेदारी को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI रूट के जरिए होल्ड करती है। 8 फरवरी को आईटीसी का शेयर 4% गिरकर 414 रुपये 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 18वीं खबर, गुरुवार 8 फरवरी को हुई ब्लॉक डील के जरिए कल्याण ज्वेलर्स के एक पब्लिक शेयर होल्डर ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। हाईडेल इन्वेस्टमेंट नाम के निवेशक ने इस कंपनी के 8 करोड़ 67 लाख शेयर 344 रुपये के भाव पर बेचे हैं, जिसकी वैल्यू
82 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस ब्लॉक डील के बाद हाइडेल इन्वेस्टमेंट की कंपनी में हिस्सेदारी 17.59% से घटकर 9.19% हो गई है। इस ब्लॉक डील में मोतीलाल ओसवाल, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, गोल्डमैन सैक्स, नोमुरा का नाम खरीदारों की सूची में शामिल हुआ है। 8 फरवरी को कल्याण ज्वेलर्स का शेयर करीब 6% की मजबूती के साथ 357 रुपये 10 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और दिन के दौरान शेयर ने 368 रुपये 70 पैसे तक का भी उछाल दर्ज किया था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। सोमवार 5 फरवरी को जी एंटरटेनमेंट के शेयर में 5% तक का उछाल देखने को मिला। दरअसल सिंगापुर इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने जी सोनी मर्जर विवाद मामले में सोनी पिक्चर्स को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अपनी अर्जी में सोनी ने जी एंटरटेनमेंट को मर्जर लागू करने के लिए एनसीएलटी में जाने पर रोक लगाने की मांग की थी, पर सिंगापुर इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने इस अर्जी को ये कहकर ठुकरा दिया कि उसके पास ऐसा करने की अथॉरिटी नहीं है। 5 फरवरी को जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 2.25% की बढ़त के साथ 176 रुपये 65 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। 6 फरवरी को जी सोनी मर्जर डील से जुड़े विवाद को लेकर एनसीएलटी में सुनवाई हुई और इस मामले में एनसीएलटी ने जी एंटरटेनमेंट की ओर से दी गई अर्जी के चलते नोटिस जारी किया है। जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स के साथ अपने प्रस्तावित मर्जर को लागू करने की मांग कर रही है क्योंकि एनसीएलटी ने इन दोनों कंपनियों के मर्जर को मंजूरी दे दी थी। एनसीएलटी ने सोनी पिक्चर्स को 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और इस मामले को 12 मार्च तक के लिए टाल दिया है। 6 फरवरी को जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब 1% गिरकर 176 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 174 रुपये 55 पैसे तक भी फिसल गया था। दूसरी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट को, कलानिधि मारन और काल एयरवेज को 50 करोड़ रुपए की रकम अदा करने का आदेश जारी किया है, वो भी 6 हफ्तों के अंदर। दरअसल कलानिधि मारन और काल एयरवेज ने स्पाइसजेट के खिलाफ आर्बिट्रेशन से जुड़ा मामला जीत लिया था। इस मामले के तहत स्पाइसजेट ने ब्याज की रकम अदा करने को चुनौती दी थी, पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कंपनी की अर्जी को ठुकरा दिया है। 6 फरवरी को खबर के चलते स्पाइसजेट का शेयर 3% से ज्यादा गिरकर 71 रुपये 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। तीसरी खबर, केंद्र सरकार ने वेदांता समूह की ओर से मेगा सेमीकंडक्टर फैब प्लांट लगाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस प्लांट के लिए टेक्नोलॉजी पार्टनर ना मिल पाने के चलते इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है। पिछले साल वेदांता की अपने टेक्नोलॉजी पार्टनर फॉक्सकॉन के साथ बनाई गई जेवी कंपनी यानी जॉइंट वेंचर कंपनी से जुड़ी डील टूट गई थी। 6 फरवरी को खबर के चलते वेदांता का शेयर 284 रुपये 50 पैसे तक उछलने के बाद 3% से ज्यादा की मजबूती लेकर 281 रुपये 95 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। चौथी खबर, श्री सीमेंट ने 4000 करोड़ रुपए का आईटी नोटिस मिलने की रिपोर्ट पर सफाई जारी की है। कंपनी ने कहा कि उसे आईटी विभाग से पिछले महीने शो कॉज यानी कारण बताओ नोटिस मिला, जिसमें कंपनी को अपना जवाब जमा करने के लिए कहा गया है, पर कोई डिमांड नोटिस नहीं मिला, यानी टैक्स जमा करने के लिए नहीं कहा गया है। सोमवार को एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को 4000 करोड़ रुपए का फाइनल नोटिस मिला है, ऐसी खबरें थी। 6 फरवरी को श्री सीमेंट का शेयर करीब 2.5% की मजबूती के साथ 27,638 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 27,915 रुपये तक भी उछल गया था। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की, स्टार्टअप अपडेट में, और पहली खबर का रुख करते हैं। पेटीएम की तरह अब एडटेक स्टार्टअप बायजूस के लिए भी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। पहले कंपनी को 99% कम वैल्यूएशन पर राइट इशू लाना पड़ा और अब कंपनी कह रही है कि कर्मचारियों के मासिक वेतन के लिए भी उसको मशक्कत करनी पड़ रही है। कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन ने कहा है कि कर्मचारियों की सैलरी के लिए उन्हें हर महीने पहाड़ चढ़ना पड़ता है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान के लिए कंपनी ने मशहूर फुटबॉलर मेसी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने के लिए जो डील की थी, उस डील को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। 6 फरवरी को खबर आई कि बायजूस के लिए बेंगलुरु की सिविल कोर्ट से एक राहत की खबर है। असल में बायजूस को $1.2 अरब का टर्म लोन देने वाले लेंडर्स यानी कर्जदाताओं ने पिछले गुरुवार को अदालत से रंजन पई को आकाश इंस्टीट्यूट में 40% इक्विटी हिस्सेदारी देने से जुड़े लेन देन के मामले को लेकर एक पक्षीय निषेध आज्ञा की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया। रंजन पई की ओर से आकाश इंस्टीट्यूट को दिए गए लगभग 25 से 30 करोड़ डॉलर के लोन को इक्विटी हिस्से में तब्दील किया गया था। लेंडर्स ने 60 करोड़ डॉलर के वैल्यूएशन पर इक्विटी हिस्सा तब्दील करने के फैसले को लेकर याचिका दाखिल की थी, क्योंकि बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न ने 2021 में आकाश इंस्टीट्यूट को 95 करोड़ डॉलर के वैल्यूएशन पर खरीदा था। दूसरी खबर, 5 फरवरी की शाम को खबर आई कि वैनगार्ड ने ओला की पेरेंट कंपनी ANI टेक्नोलॉजीज के वैल्यूएशन में एक बार फिर कमी की है। अमेरिकी शेयर बाजार रेगुलेटर SEC को दी गई जानकारी के मुताबिक वैनगार्ड ने 30 नवंबर 2023 के अंत तक
ओला का वैल्यूएशन घटाकर 1.88 अरब डॉलर कर दिया है, जो कि अगस्त 2023 के 2.65 अरब डॉलर के मुकाबले 29% कम है। पर ओला की ओर से किए गए पिछले फंडिंग राउंड के 7.3 अरब डॉलर की तुलना में 74% कम है। फरवरी 2023 से लेकर अब तक वैनगार्ड की ओर से ओला के वैल्यूएशन में तीसरी बार कटौती की गई है। तो चलिए इस हफ्ते की खबरों का सिलसिला यहीं समेटते हैं। कंपनीनामा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस हफ्ते का शो भी अच्छा लगा होगा। इस हफ्ते के शो को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे साथ आप जरूर शेयर करें। तो अगले शनिवार की शाम को आपके साथ इसी समय फिर से मुलाकात होगी नए डेवलपमेंट्स के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए मनी 9 के सुपर ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। समय हो गया है आपसे विदा लेने का। नमस्कार, शुभ रात्रि।